नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आपको ट्रेडिंग कॉल्स के साथ ग्राउंड की एक्टिविटीज बताएंगे कि एग्री मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। विपणन मजूमदार होंगे bmazumdar.com के अनुज गुप्ता हैं, IIFL सिक्योरिटीज से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे हमारे साथ अजय जैन होंगे, गेहूं ट्रेडर हैं। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे, क्योंकि गोल्ड में जिस तरह की उठापटक हमने पिछले हफ्ते फ्राइडे के सेशन में देखा था, एक शानदार अच्छी तेजी दिख रही थी, लेकिन जब यूएस के जॉब रिपोर्ट आए, मजबूत जॉब रिपोर्ट के बाद धड़ाम से बाजार गिर गया। गोल्ड और सिल्वर, चांदी में तो गिरावट इंट्राडे में 3,000 रुपए से भी ज्यादा की देखने को मिली, लेकिन बाद में 2,500 रुपए से ज्यादा गिरकर चांदी बंद हुई। गोल्ड में भी 600 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। तो एक भारी उठापटक का माहौल फ्राइडे के सत्र में हमने गोल्ड और सिल्वर में देखा था। लेकिन क्या आज जो तेजी आई है गोल्ड में या सिल्वर में, क्या ये तेजी टिकाऊ है या क्रेजीनेस है बाजार में? समझते हैं। हमारे साथ रविंद्र हैं, विपणन मजूमदार हैं, और अनुज जी क्या लग रहा है, जो सोने चांदी में जो ये रिकवरी आज दिख रही है, ये आपको टिकाऊ दिख रही है? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जब गोल्ड ने हाई बनाया था, लाइफ टाइम हाई बनाया, उसके बाद से हमने देखा 2 दिनों में एक गिरावट हमने गोल्ड में आती हुई देखी। कहीं ना कहीं ओवरबॉट होने की वजह से हमने देखा गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी भी गोल्ड $1,878 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं हम देखें तो 56,000-57,000 के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में भी है। हालांकि लास्ट वीक हमने देखा था फेडरल बैंक ने 0.25 इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे और थोड़ा सा लेस हॉकिश स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। हमें लगता है कि उससे काफी हद तक गोल्ड को जो है सपोर्ट अगेन आता हुआ दिखाई देगा। रुपी भी यहाँ पे थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है, जिसका असर डोमेस्टिक मार्केट में है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि काफी हाई लेवल है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में देखने को मिल सकती है। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स करीबन 56,700 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 56,400 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 57,200 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगेन हम एक्सपेक्टेड है कि $1,885-1,890 तक के लेवल आपको अगेन गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटीमेंट वाइज अगर देखें तो गोल्ड अभी भी पॉजिटिव में है, नेगेटिव में खाली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। उसके बावजूद देखें तो एक रिकवरी यहाँ पर है, और मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टेडी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और अगेन एक अपसाइड मोमेंटम में अगेन आता हुआ दिखाई देगा। विपणन, आपका कॉल क्या है? आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? क्या ये चार्ट पे दिख रहा है, दम दिख रहा है कुछ इसमें गोल्ड में? नहीं, गोल्ड में तो सर दम है, लेकिन क्या है ना, गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आ रहा है बस। और करेक्शन इज मैंडेटरी इन ए हेल्थी ट्रेंड। और ये जिस तरह से एक तेजी आया था उसके हिसाब से बस 2-3 दिन का एक करेक्शन है, और जो बहुत चाहिए। कैन यू हियर मी? यस सर। सो अभी जो करेक्शन है, मेरे हिसाब से वो करेक्शन मार्केट के लिए जरूरी था, क्योंकि काफी एक स्टीप रैली था। 52,000 से 58,000 तक कोई रुक ही नहीं रहा था, बीच में कॉन्टिन्यूसली अपसाइड था। तो अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप्स आता है या थोड़ा कंसोलिडेट करता है, और बेटर होगा मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है। 56,500 का एक बेस बना हुआ है, 500-550 का एक बेस बना हुआ है, जो मेरे हिसाब से वो होल्ड करना चाहिए फिलहाल के लिए, इंट्राडे के लिए। और वो अगर होल्ड करता है तो इंट्राडे में पुल बैक बनेगा। मैं एक्सट्रीमली अभी इस ट्रेंड का बात नहीं कर रहा हूँ, 57,300 तक बन सकता है। तो इंट्राडे में किसी को ट्रेड करना है तो आफ्टर दिस डिक्लाइन एक पुल बैक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 56,850 के आसपास अगर कोई डिप्स बनता है, जो अभी 900 के आसपास चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, 980 के आसपास, यहाँ से 150 के आसपास रुपए अगर कोई करेक्शन आता है तो मेरे हिसाब से बाय ही करना चाहिए। 500 550 के नीचे स्टॉप लॉस, और 57,300 का उस तरह का टारगेट रहेगा। लेकिन जो मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई पैनिक होने का नहीं है। जो डेटा आया था यूएस का नॉन फार्म पेरोल, उससे थोड़ा मार्केट थोड़ा कॉन्सोलिडेट कर रहा है, या नॉन फार्म पेरोल या जो भी यूएस का डेटा जो स्ट्रॉन्ग आ रहा है। पहले एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि यूएस में रिसेशन आएगा, और थोड़ा सा अभी जो रिसेशन वाला बैट थोड़ा मार्केट में कम हो रहा है। पीपल आर, और जो डेटा आ रहा है यूएस का, जो जीडीपी प्रिंट हो या बाकी जो भी डेटा है, अभी जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, इतना वीक पिक्चर अभी यूएस का दिखा नहीं रहा है। तो इसलिए थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जब ये सिनारियो थोड़ा चेंज होगा, जैसे कि फेड का जो आउटलुक है रेट हाइक का, जब ये धीमा होगा या जब बंद होगा, तब शायद मार्केट में फिर रिन्यूड बाइंग आएगा। तो मेरे हिसाब से बॉटम में बाइंग रहना ही बेटर रहेगा। और चांदी को लेकर अनुज जी क्या लग रहा है? चांदी में हालांकि उस तरह की रिकवरी अभी नहीं दिख रही है, 200 रुपए के आसपास की तेजी दिख रही है। चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए, चांदी में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बेस मेटल से थोड़ा क्यूज लेती हुई दिख रही है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो $23 के नीचे भाव आते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि यहाँ पर
चांदी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल साइड में थोड़ा सा प्रेशर हमें दिख रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी हम बायोडिस्क की स्ट्रेटेजी देंगे, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉशियस रहना चाहिए यहाँ पर। अगर लेवल्स अगर हम देखें तो $22 के आसपास, करीबन 67,500 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 66,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 68,500 तक देखने को मिल सकता है। अगर हम उसको टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो करीबन 69-70,000 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस चांदी फेस कर रहा है। तो और इंपॉर्टेंट क्या है कि 70,000 के ऊपर अभी हम देखें तो क्लोजिंग नहीं आई है चांदी की अभी एक बार भी। तो अगर 70,000 के ऊपर चांदी क्लोज करता है तो ही हम आगे आगे तेजी आते हुए देखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट 66,000 से लेकर 70,000 के बीच मूव करता हुआ दिखाई देगा। 66,000 के आसपास चांदी दिखे तो खरीदारी करें, 70,000 के आसपास जाए तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। चांदी में आपकी कॉल क्या है बिटूपन? करंट लेवल पर अगर किसी को ट्रेड करना है तो चांदी में क्या करना चाहिए? ठीक है सर, चांदी में तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड है। चांदी में सिनारियो थोड़ा अलग सा है, क्योंकि जिस तरह का चांदी का वीकनेस है, लेकिन बहुत बड़ा वीकनेस नहीं है, रेंज बाउंड ट्रेड में बॉटम लेवल पे है। तो यहाँ से चांदी में कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा, गोल्ड जैसा नहीं, क्योंकि गोल्ड पुल बैक देगा, लेकिन चांदी में पुल बैक के आसपास से प्रोबेबली एक माइल्ड सेलिंग आ सकता है। तो 68,000 के आसपास, 68,300 टू 500 जो एक पुल बैक एरिया है, जहां पे पुल बैक आने से हम लोग सेल कर सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड समथिंग अराउंड 67,200 के आसपास। तो स्टॉप लॉस बनेगा इसका 69,300 के ऊपर। तो ये अभी फिलहाल के लिए चांदी में आज का सिनारियो बन रहा है। लेकिन चांदी का ओवरऑल जो सिनारियो, जिस तरह से अनुज ने भी बताया कि 70,000 के ऊपर कोई कन्विंसिंगली क्लोज नहीं दिया है, रेंजिंग ट्रेड में बना हुआ है, और लोअर रेंज के आसपास मार्केट आने के लिए थोड़ा अभी फिलहाल के लिए कोशिश कर रहा है। तो चांदी में फिलहाल थोड़ा सा पुल बैक आता है तो पुल बैक लेवल पे चांदी में सेल करना है, और मैंने जो बताया था गोल्ड में कोई डिक्लाइन तो गोल्ड में बाय करना है, थोड़ा कॉन्ट्रा मूव रहेगा। रविंद्र जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। विश्व मोहन जी, देखिए हमें ये समझना होगा कि गोल्ड में जो रैली थी वो लास्ट नवंबर से कंटिन्यूअस गोल्ड रैली कर रही थी। द मेन रीजन बीइंग फेड एक साइड से जो इंटरेस्ट रेट का पेज जो है वो घटा रहा था, और दूसरा जो यूएस से इकोनॉमिक डेटास आ रहे थे वो सारे ही डेटास अगर देखें तो इट वाज कमिंग ऑन द लोअर साइड। अगर आप जॉब्स डेटा भी देखें तो फेड वाज वेरी वेरी मच वरीड अबाउट द वेज इन्फ्लेशन, और वेज इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे करके घट के आ रहा था, प्लस सीपीआई वाज कमिंग लोअर। तो उस वजह से हमें गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा था, और कोई भी पॉजिटिव डेटा यूएस से नहीं आ रहा था। उस वजह से जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स में हमने कंटिन्यूअस फॉल देखा। ये फ्राइडे का जो नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट था वो दैट वाज अ शॉकर, क्योंकि इतना बढ़ के आना और अनएम्प्लॉयमेंट भी 3.4% होना, आई थिंक दैट टुक द मार्केट बाय सरप्राइज। और जो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था, आप अगर देखें तो पिछले वीक में भी हमने कहा था कि एक बेरिश एनगल्फिंग गोल्ड में बन रहा है, इंटरनेशनल गोल्ड में 1935 के नीचे क्लोजिंग आ गया तो इट माइट फॉल टुवर्ड्स 1900। तो एक रिजेक्शन दिख रहा था चार्ट पर, और वो रिजेक्शन के लिए ट्रिगर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आया। तो मेरे हिसाब से ये एक ही डेटा है जो पॉजिटिव आया है, तो एक डेटा के ऊपर कोई मेजर कोई मूव होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में मंडे को जो सीपीआई डेटा है, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फेड ने ऑलरेडी ये इंडिकेट किया है कि अभी नेक्स्ट शायद से 25 बेसिस पॉइंट हाइक होगा, उसके बाद दे माइट टेक अ पॉज। तो एक डेटा के ऊपर आई डोंट थिंक कि कोई उनका मेजर स्टांस चेंज होगा। बट यस, एनएफपी डेटा पॉजिटिव आने के बाद थोड़ा सा सेंटिमेंटली आई वुड से कि थोड़ा चेंज हुआ है, और जो टॉप लेवल है वहां पे हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। मुझे लगता है कि सीपीआई डेटा आने तक, प्लस ये वीक में काफी सारे एफओएमसी मेंबर्स के स्पीचेस है, प्लस फेड चेयर पॉवेल का भी स्पीच है, तो आई थिंक उसे भी मार्केट ट्रैक करेगा कि उनका फॉरवर्ड गाइडेंस क्या होता है, अगर उन्होंने कुछ कमेंट किया तो। अदरवाइज आई थिंक थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर दोनों ही जब तक कि इन्फ्लेशन डेटा नहीं आता, हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर्ड रहे हायर लेवल्स पर। तो मुझे लगता है कि 1900 1920 वुड बी अ कैप नाउ फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, और आई वुड से कि जब तक किसी सीपीआई डेटा नहीं आता। और सिल्वर भी अगर देखें तो सिल्वर में भी मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि 24.5 से $25 का जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसे सिल्वर ब्रीच नहीं कर पा रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। लास्ट वीक में भी 24.60 तक जाके वहां से हमने इसे फिसलते हुए देखा है। बट दोनों ही गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सपोर्ट के पास में है। हो सकता है कि एक और लेग डाउन हो गोल्ड में $1850 और सिल्वर में अराउंड $21.80 तक के फॉल हम देखें, लेकिन आई थिंक इट हैज कम टू अ वेरी गुड लेवल फॉर एक्यूमुलेशन।
तो मेरे हिसाब से बाइंग के लिए लेवल ढूंढना चाहिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। बट आज के सेशन में मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि डॉलर में अभी भी मजबूती है। और अगर एमसीएक्स पर देखें तो एमसीएक्स में आई थिंक 57,150 वुड बी अ गुड सेलिंग जोन फ्रॉम गोल्ड परस्पेक्टिव। नीचे के लेवल्स मुझे लगता है कि 56,500 400 पॉसिबल है, जो कि एक अच्छा बाइंग जोन होगा। सिमिलरली सिल्वर में मुझे लगता है 66,500 से 66,600 एक अच्छा बाइंग जोन है। वहां तक एक बार मार्केट आ सकता है, फिर से एक बार बाइंग रिज्यूम सकती है। तो आई वुड वेट फॉर फेड पॉवेल स्पीच और नेक्स्ट वीक का सीपीआई डेटा। अंटिल देन आई विल बी स्लाइटली बेयरिश। रुपए की बात कर लेते हैं। रुपए में आज काफी गिरावट दिख रही है, 0.25% तक डॉलर के मुकाबले कमजोर है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है? 82 रुपए 40 पैसे के। हालांकि जॉब रिपोर्ट्स का ही असर है, डॉलर में मजबूती दिख रही है, 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है डॉलर इंडेक्स। क्या ये रुपए की जो कमजोरी दिख रही है ये और गहराएगी क्या? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डॉलर में हमने एक मजबूती देखी है, और हो सकता है कि इसका जो अपसाइड है वो कैप रहना चाहिए टुवर्ड्स $83, क्योंकि सॉरी 83 अगेंस्ट द डॉलर। तो मेरे हिसाब से जब तक कि 83 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता, मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर 83 के ऊपर सस्टेन कर गया तो वी आर हेडेड फॉर मोर पेन। तो मेरे हिसाब से इसमें 82 स्पॉट में जो है 82.45 या 82.50 का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो वी आर सेट फॉर 82.97 ऑन द हायर साइड। सिमिलरली 82 का एक सपोर्ट है, अगर 82 के नीचे अगर निकल जाता है तो फिर थोड़ा सा अप्रिसिएशन फिर से पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल द रेंज शुड बी 82.05 से लेके 82.50। अगर 82.50 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो अपर बाउंड है दैट विल गो टुवर्ड्स 82.95। क्रूड और एनजी की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कच्चा तेल 8% टूट गया था। आज भी एमसीएक्स पर हल्की कमजोरी है, इंटरनेशनल मार्केट में 80 के आसपास है। नेचुरल गैस 2.5% की तेजी दिखा रहा है। क्या लग रहा है अनुज जी, क्रूड और एनजी में किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहिए यहाँ पर? क्योंकि काफी गिरावट अब आ चुकी है कच्चे तेल में, नेचुरल गैस तो टूट ही चुका है काफी ज्यादा, 200 के आसपास अभी भी है एमसीएक्स पर। क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में? क्रूड में अगर देखें तो लास्ट टाइम जैसा हमने वीक में प्रेडिक्ट किया था कि क्रूड में एक गिरावट रहेगी, तो वही यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखाई दी। हमारा टारगेट करीबन 6100 के आसपास था, वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट $78 के लेवल हमने देखे थे। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बढ़ा है। सप्लाई साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। ओपेक की तरफ से भी कोई प्रोडक्शन कट नहीं है। वहीं यूएस की जो इन्वेंट्रीज है वो भी काफी हायर लेवल पर आती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि अभी क्रूड के अंदर जो एक सेंटिमेंटल है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही होता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो एक जो लोअर ट्रेंड है वो कंटिन्यूस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर क्रूड में मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है करीबन 6150 में। स्टॉप लॉस करीबन 6300 पे लगाएं, टारगेट करीबन 5950 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 5800 का जो ऑप्शन है पुट ऑप्शन, जो करीबन 88 रुपए के आसपास है, यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अभी अगर इवन 6100 के आसपास चल रहा है तो 5800 का पुट ऑप्शन में खरीदारी करें 88 रुपए में, स्टॉप लॉस लगाएं 35 रुपए का, टारगेट ऊपर में करीबन 170 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर्स के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं और ऑप्शंस के अंदर हमें लगता है 5800 का पुट ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। यानी आपके पास दोनों विकल्प है, या तो आप फ्यूचर्स में बेच कर जाए या 5800 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शंस यहाँ पे खरीद कर जा सकते हैं। बिटकॉइन ऑप्शंस में कोई स्ट्रेटजी है क्या आपके पास क्रूड में? अनुज ने जो बताया था मोरलेस इंट्राडे आउटलुक जो है थोड़ा सा डाउनसाइड में ही है मार्केट। डीप बन सकता है और डिक्लाइन भी थोड़ा हो सकता है। 7350 के आसपास जो नाइमेक्स का है और थोड़ा सा यहाँ से $1 गिर सकता है। लेकिन जो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पूरा ओवरऑल आउटलुक दिखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा नीचे लेवल पे मार्केट थोड़ा होल्ड कर सकता है और शायद एक पुल बैक लेके पॉसिबल है। तो मैं इंट्राडे के लिए एक होल्डिंग पर्सपेक्टिव अगर मैं ट्रेड करता हूं तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा प्रिफरेबली थोड़ा डिक्लाइन में बुल कॉल स्प्रेड रन करना प्रेफर करूंगा। 5900 का कॉल बाय करके 6300 का जो कॉल है उसको बेचना है। इनका दोनों का रेंज अगर 150-155 के आसपास है तभी एंट्री करना है, क्योंकि इनका जो स्प्रेड होना चाहिए 400 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर ये मार्केट 6300 के आसपास गोइंग फॉर रिकवर देता है तो एटलीस्ट आपका जो स्प्रेड है 300 या 350 के आसपास बन सकता है एट द नियर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिन बाद एक्सपायर भी होने वाला है। तो बुल कॉल स्प्रेड मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस 90 के नीचे, टारगेट समथिंग अराउंड 300 to 350।
ओके, तो 5,900 स्ट्राइक की कॉल खरीदना है और 6,300 के स्ट्राइक की आपके कॉल को बेचना है। 155 का आपको यहाँ पे कॉस्ट आएगा, 350 का उसका टारगेट यहाँ पर लेकर चलना है। क्रूड में आपकी कॉल क्या है रविंद्र जी? हाँ वेल, मेरे हिसाब से क्रूड में जो बेरिश फैक्टर था लास्ट वीक में, उसके चलते क्रूड में हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा है। लेकिन इस वीक में आई थिंक जो रशियन जो ऑयल प्रोडक्ट है उस पर जो बैन लगा है, दैट विल बी इन फोकस। तो हो सकता है कि उसके चलते थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट ले, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट आता है उसे देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि क्रूड एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो अराउंड दिसंबर का जो लो था और उसके बाद हमने जनवरी में एक लो देखा टुवर्ड्स 6,000 और अभी फिर से 6,000 के पास में आया है। तो इसे 6,000 ब्रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर डाउन साइड। और ये प्राइजेस अभी सपोर्ट पे है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सेल ऑन राइज आई वुड रिकमेंड बाइंग एंड डिप। तो मुझे लगता है कि 6,060 के आसपास इसमें एक अच्छी बाइंग बन सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 6,000। यस, अगर 6,180 6,200 तक प्राइस आते हैं तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 100 रुपीज एक रिस्की बेट ले सकते हैं नीचे के लेवल पर। तो 6,060 पे बाई कीजिए, टारगेट 6,160 180 का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो करीब 6,000 के आसपास है। ओके, बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। जिंक में हालांकि शुरुआती जो कमजोरी थी वो कम हो गई है, अब 285 रुपए के आसपास आ गया, अब हल्की गिरावट दिख रही है। एल्युमिनियम में सुस्ती है 223 के आसपास, कॉपर भी दायरे में 772 पे। बिटकॉइन क्या टॉपिक क्या होगी आज बेस मेटल्स में? बेस मेट में मुझे लग रहा है थोड़ा कॉपर रिकवर होने के लिए कोशिश करेगा। थोड़ा यहाँ पे 768 769 के आसपास अगर मिलता है तो मेरे हिसाब से वो बाइंग रेंज होगा। 762 के आसपास थोड़ा स्टॉप लॉस होके, और 779 780 ये सब के आसपास के लिए मेरे हिसाब से टारगेट रहेगा। मैं बहुत बड़ा बुलिश मान के नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे शायद बॉटम से इंट्राडे के लिए बाइंग है, तो बाय ऑन डिप्स फॉर द डे, लेकिन बहुत एग्रेसिव टारगेट नहीं रहेगा। जी, आपकी टॉप पिक क्या होगी बेस मेटल्स में? अनुज जी, आपकी टॉप कॉल क्या है आज बेस मेटल्स में? जी देखिए, बेस मेटल में हमने लास्ट वीक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक गिरावट देखी थी। मुझे लगता है कि आज जो ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पर भी हम थोड़ी सी बिकवाली का ट्रेड देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग बेस मेटल में रह सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉपर के अंदर बिकवाली करीबन 773 में कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 778 का लगाएं, टारगेट 765 तक हो सकता है। वहीं अगर एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे करीबन 220 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर और एल्युमिनियम दो काउंटर मुझे लग रहे हैं कि जो आज बिकवाली के साथ ट्रेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए सेलिंग का ट्रेड बना के चल सकते हैं। रविंद्र जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? आई थिंक सारे बेस मेटल्स पैक थोड़े से डाउन साइड में लग रहे हैं। और जैसे हमने बताया कि जब तक कि डॉलर में एक फॉल नहीं आता, विच इज पॉसिबल ओनली आफ्टर फेड स्पीच, फेड चेयर पावेल स्पीच, या फिर नेक्स्ट वीक के सीपीआई डेटा के बाद, तो तब तक के लिए आई थिंक एक प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि चाइना डिमांड को लेकर भी थोड़ी सी कंसर्न्स बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में 760, जिंक में अराउंड 279 और एल्यूमिनियम में करीब 220 या 221 तक के लेवल पॉसिबल है। तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। टॉपिक हमारा भी कॉपर होगा। कॉपर में 776 778 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक ये होल्ड है, मुझे लगता है कि ऑन द डाउन साइड 766 पहले और उसके बाद 761 के लेवल पॉसिबल है। 761 काफी क्रूशल है, अगर उसके नीचे जाता है तो और डाउन साइड आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 760 के नीचे जाएगा, बट ये 760 इज अ पॉसिबिलिटी। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस अराउंड 779 का मेंटेन कर सकता है, टारगेट 767, उसके बाद 761। गेहूं की, क्योंकि गेहूं को लेकर फिर से एक नई रिपोर्ट आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि इस बार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेहूं कारोबारी हैं अजय जैन साहब हैं। अजय जी, क्या अनुमान है अब ग्राउंड पर अब जो विजिट कर रहे हैं, फसल की किस तरह की स्थिति लग रही है, किस तरह के यील्ड को लेकर किस तरह का अनुमान लग रहा है? क्या इस बार 2020-21 के बाद वापस से इस साल भी बम्पर क्रॉप देखने को मिल सकता है क्या? नमस्कार। गेहूं की आज की परिस्थिति मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान काफी अच्छी
नजर आ रही है क्रॉप की। और आने वाले जो 15 फरवरी से 30 फरवरी या 15 मार्च का जो मौसम होगा वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस हिसाब से वेदर की प्रिडिक्शन आ रही है, काफी गर्म मौसम का अनुमान जताया जा रहा है 15 फरवरी के बाद, तो वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ये हमें आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन आज के जो मध्य प्रदेश और गुजरात की परिस्थिति है, फसल बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार है और इनफैक्ट कुछ मंडियों में तो अराइवल स्टार्ट भी हो गए हैं। मध्य प्रदेश की धार मंडी में आज 500 बोरी, बदनावर में 500 बोरी और राजगढ़ में 1500 बोरी नए गेहूं की अराइवल प्रारंभ हो गई है। तो आने वाले 15 दिनों में गुजरात में और मध्य प्रदेश में अराइवल का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना है। अब कम हो जाएंगे क्या उत्पादन? जैसे कुछ राज्य में तो आप कह ही रहे कि गुजरात, राजस्थान, एमपी में अच्छी फसल है, 15 दिनों में पंजाब, यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों से भी स्थिति साफ हो जाएगी, अराइवल का प्रेशर बढ़ेगा, क्या दाम और तेजी से नीचे आएंगे क्या? अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि पाइपलाइन पूरी खाली है। समय के साथ साथ जैसे जैसे डिमांड को मीट करते जाएंगे, प्राइजेस वैसे वैसे नीचे आएंगे। तुरंत तात्कालिक रूप से एकदम बहुत बड़ी गिरावट अभी संभव नहीं है। सरकार की तरफ से ओपन मार्केट में क्या आगे और गेहूं बिकवाली की संभावना है क्या? क्योंकि नया प्रोक्यूरमेंट करने के लिए सरकार कहीं हो सकता है कि पुराने स्टॉक को बेचे, या इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल, क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा भाव पे सरकार को मिल पाएगा क्या? प्रोक्यूरमेंट इतनी आसानी से हो पाएगी? नहीं, मौजूदा भाव पे जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पे तो सरकार को मुझे नहीं लगता कि इस बार माल मिलने वाला है। अगर कोई अपनी नीतियों में परिवर्तन सरकार करेगी तभी इनको माल मिल पाएगा, या कोई बोनस का प्रोविजन करे गवर्नमेंट, या और किसी तरह से कोई इंसेंटिव ला के फार्मर्स को गवर्नमेंट अगर अपने लिए माल प्रोक्योर करना चाहती है तो निश्चित तौर पे सरकार को अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। और जहां तक ओएमएसएस की बात है, अभी जो पहली बार में गवर्नमेंट ने टोटल अपना कोटा रिलीज किया है वही अभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत टाइम शॉर्ट स्पान में हुआ है ये सब। तो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन को लेके डिफिकल्टीज आ रही है, धीरे धीरे करके ये सॉल्व होंगी। तो प्राइजेस के बहुत ज्यादा अभी नीचे जाने की संभावना एकदम से नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में ये ओएमएसएस का गेहूं आएगा, प्राइजेस नीचे आएंगी, लेकिन फिर भी सरकार को समर्थन मूल्य पर गेहूं मिलने में बड़ी परेशानी आने वाली है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। भाव से जितना फर्क हो गया है करंट मार्केट प्राइस और एमएसपी के बीच में, तो इतना आसान नहीं होगा प्रोक्योरमेंट करना। शुक्रिया अजय जैन साहब। देखते हैं आगे अराइवल का किस तरह का प्रेशर रहता है, और जिस तरह इन्होंने कहा कि आगे 15 दिन और अहम है कुछ राज्यों को लेकर, यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों को लेकर। वहां अगर तेजी से गर्मी बढ़ी अगर 15 फरवरी के बाद, तो हो सकता है कि यील्ड पे कुछ असर हो, लेकिन एमपी, राजस्थान और गुजरात को लेकर गेहूं के फसल की स्थिति काफी अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जीरा और ग्वार सीड ग्वारगम की। अनुज जी, क्या लग रहा है? आज काफी गिरावट दिख रही है सभी काउंटर में, एग्री में। इसमें से क्या बेचना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, ये जो गिरावट आज की दिख रही है? देखिए, जीरा में हम पहले भी एक सेलिंग साइड में थे। हमें लगता है कि आज जो ट्रेडिंग है थोड़ा सा एक डाउन साइड में आ सकती है। तो जीरा में करीबन 33,700 33,800 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 34,600 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट नीचे हमें लगता है कि 32,500 तक देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आगे नई क्रॉप का आवक का असर रहेगा। हालांकि अभी मंडियों में आवक स्टार्ट नहीं हुई है, बट हाँ मुझे लगता है कि आवक जो है वो आने वाले टाइम में आ सकती है, तो उससे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। वही अगर हम बात करें ग्वार की, तो ग्वार में हमने पिछले हफ्ते एक अच्छा खासा बाउंस बैक आते हुए देखा था। तो ग्वार के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। 5,900 के आसपास खरीदारी करें, 5,750 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट 6,100 तक देखने को मिल सकता है। तो जीरा में बिकवाली और ग्वार में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटूपन आपका और रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं।